हेलो एवरीवन। हम हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में लास्ट हमने किया था पुष्यभूति वंश। आज हम स्टार्ट करेंगे पल्लव वंश। तो देखो पल्लव वंश हमने नॉर्थ इंडिया के कंप्लीट हमने कर दिए थे भाई, कर चुके थे नॉर्थ इंडिया के हम लोग कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश। देखो जैसे दक्षिण भारत में ना कुछ राजवंश हुए हैं, जैसे चेर हुए हैं, चोल हुए हैं, पांड्य हुए हैं, पल्लव हो गए, सातवाहन हो गए। सातवाहन भी हम खत्म कर चुके हैं। आपका राष्ट्रकूट हो गया, काकतीय, होयसला हो गया या होयसाल भी इनको बोल देते हैं, विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी सल्तनत होगी। ये सब हम करेंगे, पर आज हम मेन करेंगे फोकस पल्लव पे। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं समझ के। देखिए हमने लास्ट किया था, ये हमारा साउथ है, ठीक है भाई, साउथ इंडिया है। यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया था कि भाई मगध था, जैसे फिर मगध भी छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था। यानी कि हमने स्टार्ट किया था गुप्तोत्तर काल। क्या स्टार्ट किया था? गुप्तोत्तर काल कर लिया था हमने, जिसमें हमने गुप्तोत्तर में क्या कर लिया था? गुप्तोत्तर में हमने पुष्यभूति वंश कर लिया था। इस पुष्यभूति वंश को ही हम अदर किस नाम से जानते हैं? वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हम कर चुके थे। तो देखो भाई ये चीज़ हमने कर ली थी। अब हम थोड़ा सा आज करते हैं साउथ का। तो हम इसको तो इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें आज ज़रूरत किसकी है? साउथ इंडिया की। साउथ जो हमारा दक्षिण भारत है, इसके कुछ राजवंश हुए। तो देखो क्या था भाई, ये आपका तमिलनाडु है नीचे की तरफ, यहाँ आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक वंश हुआ है यहाँ बिल्कुल साउथ में। कौन सा है भाई? चोल। कौन सा वंश है? चोल वंश। कौन सा वंश है भाई? चोल वंश है। चोल वंश के जो संस्थापक थे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। कौन थे भाई? विजयालय, ठीक है। जैसे इनकी राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? ये थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि थोड़ा माइंड में रहे कि कहाँ क्या था। तंजौर थी, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है? हम इस एरिया का नाम लिख देते हैं TN से, तमिलनाडु, ठीक है भाई। तमिलनाडु में एक तो चोल वंश आ गया। तमिलनाडु में आपका एक और वंश था जिसको हम किस वंश से जानते हैं, जो आज हम करेंगे। कौन सा था भाई? वो आपका पल्लव वंश। कौन सा था? पल्लव वंश। अगर आ जाए चोल वंश और पल्लव वंश किस एरिया में पढ़ते थे, तो हम किस में कहेंगे? ये तमिलनाडु में पढ़ते थे। किस वंश में, किस उसमें पढ़ते थे? ये किस एरिया में पढ़ते थे? तमिलनाडु में। कौन कौन से भाई? आपका पल्लव वंश और चोल वंश। जो पल्लव वंश है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे भाई सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे भाई? सिंह विष्णु। किसके संस्थापक थे? ये पल्लव थे। और जो पल्लव हैं इनकी राजधानी कौन सी थी? जो आपकी कांचीपुरम है वो। कौन सी राजधानी थी भाई इनकी? कांचीपुरम। कौन सी राजधानी थी? कांचीपुरम। देखो जो चोल वंश है उसके संस्थापक विजयालय थे, इनकी राजधानी तंजौर थी। जो आपका पल्लव वंश है इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। ये क्या कौन से थे भाई? ये दोनों तमिलनाडु एरिया में थे। वैसे ही तमिलनाडु के ऊपर एक एरिया और पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। कौन सा एरिया है भाई यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा एरिया था आपका? आंध्र प्रदेश। क्या मैं इसको AP से लिख दूं? आंध्र प्रदेश समझ जाओगे। ये कौन सा एरिया था भाई आपका? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपका एक राज्य था, कौन सा भाई? वेंगी। यहाँ कौन थे भाई? वेंगी साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था यहाँ पर? वेंगी। कौन सा साम्राज्य हुआ भाई यहाँ पर? वेंगी, ठीक है। अब इन दोनों के पास एक और एरिया था यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ का जो ये एरिया था ये आपका कर्नाटक था। कर्नाटक को मैं K से डिनोट कर देती हूँ। आज तो कर्नाटक खैर बड़ा है लेकिन उस टाइम का हमें थोड़ा सा ही देखना है तो हम वही करते हैं। यहाँ पे जो ये कर्नाटक था, यहाँ पे आपके चालुक्य रहते थे भाई। और जो चालुक्य हैं वो तीन उसमें मिलते हैं, तीन श्रेणियों में मिलते हैं। किस किस में? एक तो कल्याणी के चालुक्य है,
एक वातापी जिसको हम बादामी नाम से भी जानते हैं, वो चालुक्य, और आपके वेंगी के चालुक्य। ये भी कौन थे भाई आपके वेंगी के चालुक्य, लिख दूं वेंगी के चालुक्य। ठीक है, ये कौन थे वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में थे। लेकिन जो आपके कल्याणी के और ये थे, चलो हम इसको बना देते हैं, ये थे आपके कौन से, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कौन थे, कल्याणी के चालुक्य। यही दूसरी जगह एक और थे आपके कौन से, बादामी कह लो या वातापी कह लो, बात एक ही है। जो आपका बीजापुर एरिया है ना, वहां पे बादामी बोल दो या आप इसको वातापी बोल दो, दोनों एक ही हैं। ये चालुक्य कौन से थे भाई, ये कौन से एरिया में रहते थे, कर्नाटक के बीजापुर एरिया में। एक चालुक्य हो गए ये भी कौन है भाई आपके चालुक्य। ठीक है, जैसे चालुक्यों की 3 श्रेणी थी, कौन कौन सी थी भाई, एक थे आपके कल्याणी के चालुक्य, एक थे आपके वातापी या बादामी के चालुक्य, और थर्ड कौन से थे आपके वेंगी के चालुक्य। और ये वेंगी एरिया ही है, ठीक है, इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा है वेंगी के चालुक्य। ठीक है, जो आपके कल्याणी और ये वाले हैं बादामी, ये दोनों कहाँ से थे भाई, ये दोनों थे कर्नाटक में। और आपके वेंगी के चालुक्य कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ थे भाई, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना हो गया। हमने कितना कर लिया, हमने 3 वंश देख लिए, पल्लव वंश, चोल वंश और आपके चालुक्य वंश। ठीक है, और फिर एक एरिया और है जो आपके महाराष्ट्र में था। ये कौन सा एरिया था आपका, राष्ट्रकूट। इसको मैं एम से कर दूं या लिख देती हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ आपके कौन से थे भाई, राष्ट्रकूट। कौन से थे, राष्ट्रकूट। यहाँ कौन से थे भाई, राष्ट्रकूट। ये थोड़े से मेन थे, इसलिए हमने ये मैप में देख लिया कि कौन कहाँ थे और क्या करते थे। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है भाई, जैसे चालुक्य कौन कौन से थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य। जो ये बादामी है ना, ये आज के दिन प्रेजेंट में इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट में बादामी, पास्ट में क्या था, पास्ट में इसको वातापी बोलते थे। क्या बोलते थे, वातापी। ये दोनों कहाँ है, कर्नाटक में। और वेंगी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहीं पे कौन थे, वेंगी के चालुक्य थे। इसके अलावा और भी वंश है, जैसे आपको मैंने पीछे बताया, जैसे मान लो होयसाल वंश था। और कौन कौन से थे भाई, होयसाल वंश था। ठीक है, यादव वंश था, जैसे कदम्ब वंश हो गया भाई, और आपका गंग वंश हो गया। और भी वंश हैं, ठीक है, और कौन सा हो गया, गंग वंश हो गया। ठीक है, जो होयसाल है, इसकी भी सिर्फ है ना आपसे एक राजधानी पूछी जाती है कि एग्जाम में इसकी क्या आती है, राजधानी आती है। तो चलो हम पल्लव से स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इनके बारे में। जैसे फर्स्ट हम क्या करेंगे भाई, पल्लव करेंगे। जो पल्लव है, इनके संस्थापक कौन थे, अभी आपको करवाया था, सिंह विष्णु। कौन थे भाई, सिंह विष्णु। इनकी राजधानी क्या थी पल्लव की, कैपिटल क्या थी, करवाया था आपको कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और क्वेश्चन यही आता है कि भाई पल्लव कौन से एरिया पे राज करते थे, तमिलनाडु में। फिर हमने देखा कौन सा, चालुक्य। चालुक्यों के बारे में हमने कर लिया, यहीं पे करवा दूं मैं आपको चालुक्यों के बारे में, यहीं पे लिख लेते हैं। जो ये कल्याणी के चालुक्य हैं, इनके संस्थापक कौन थे, कल्याणी के चालुक्य हैं, इनके संस्थापक थे भाई तैलप द्वितीय। कौन थे, तैलप द्वितीय। जो आपके वातापी के थे चालुक्य, इनके संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे भाई, जयसिंह। कौन थे इनके संस्थापक, जयसिंह। और जो आपके वेंगी के चालुक्य थे, इनके संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे भाई, विष्णुवर्धन। कौन थे, विष्णुवर्धन।
वर्धन इनके संस्थापक थे। जो राष्ट्रकूट देखा था हमने, राष्ट्रकूट कहाँ था? महाराष्ट्र में ना, यहां देखा था हमने राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे भाई? यहीं लिख दूं मैं इसका, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट के आपके संस्थापक थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे भाई इनके? दंती दुर्ग। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राष्ट्रकूट की राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी मान्यखेत कह लो, कहीं कहीं जगह मान्यखेट भी मिलेगा, मान्यखेत और मनकीर। ठीक है, इसी को और क्या बोला जाता है? मनकीर। क्या बोला जाता है भाई? मनकीर। ठीक है, और जो आपके होयसाल है, राष्ट्रकूट हमारा हो चुका, होयसाल है। होयसाल की ना आपसे राजधानी पूछी जाती है। होयसाल की कैपिटल क्या थी भाई? होयसाल की कैपिटल थी, क्या थी? होयसाल की कैपिटल थी द्वार समुद्र। कौन सी थी? द्वार समुद्र। कौन सी थी भाई? द्वार समुद्र। ये किसकी थी? होयसाल वंश की थी। ठीक है, चोल, चोल का हमने देख लिया था। चोल के संस्थापक कौन थे भाई? चोल के संस्थापक थे आपके विजयालय। कौन थे? विजयालय। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर। इनकी राजधानी कौन सी थी भाई? तंजौर। चोल की कौन सी थी राजधानी? तंजौर। और संस्थापक कौन थे? आपके विजयालय। ठीक है भाई, हम किससे स्टार्ट करते हैं? पल्लव वंश से। किससे स्टार्ट करते हैं भाई? पल्लव वंश से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे? पल्लव वंश। अभी हम पीछे करके आए हैं, इनके संस्थापक कौन थे? दोबारा कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। कौन थे संस्थापक? देखो पल्लव वंश पे भी है ना, पहले के पल्लव थे और बाद के पल्लव थे, वो मैं आपको नोट्स में अच्छे से करवाऊंगी। कौन थे भाई संस्थापक? सिंह विष्णु। इनकी कैपिटल थी वो क्या है? इनकी कैपिटल कौन सी थी? कांचीपुरम। कौन सी कैपिटल थी भाई इनकी? कांचीपुरम। कहाँ पर है आपके? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। ठीक है, इनकी कौन सी थी भाई? संस्थापक कौन थे पल्लव के? सिंह विष्णु थे। इनकी जो कैपिटल थी वो कौन सी है? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है कांचीपुरम भाई? तमिलनाडु में। और कौन कौन थे भाई तमिलनाडु में? और दूसरे कौन थे? चोल थे। कौन थे? चोल। चोल का संस्थापक कौन थे भाई? विजयालय। और उनकी राजधानी कौन सी थी? कौन सी राजधानी थी भाई? तंजौर। कौन सी राजधानी थी? तंजौर। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपको हो गए इतने। अब देखो भाई, पल्लव वंश में ना दो आते हैं। एक तो आते हैं पहले के वंश पल्लव, और बाद में कौन से आते हैं भाई? बाद के पल्लव। ठीक है, पहले कौन से आते हैं? पहले के पल्लव। और बाद में कौन से आते हैं? बाद के पल्लव। ठीक है, जैसे इनके संस्थापक जो सिंह विष्णु थे, इनका काल कब से कब तक माना जाता है? इनका काल माना जाता है 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। कौन सा काल माना जाता है इनका? 575 से लेकर 600। कौन सा माना जाता है भाई? 575 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक। ठीक है भाई, ये इनका काल माना जाता है। ठीक है, अब है ना, इनके एक दरबारी कवि होते थे। किन के? सिंह विष्णु के जो फेमस थे। कौन थे भाई? भारवी। कौन थे? भारवी। जिनका नाम क्या था भाई? भारवी। क्या नाम था उनका? भारवी। इनके दरबारी कवि कौन थे भाई? भारवी। लिख दूं ये भी आपको यहाँ पे। इनके दरबारी कवि कौन थे? भारवी थे। ठीक है, जो ये भारवी हैं, इनकी बुक आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी बुक्स कौन कौन सी थी? किरातार्जुन नियम। कौन सी बुक थी इनकी भाई? किरातार्जुन नियम। कौन सी बुक थी? किरातार्जुन नियम। ये किसकी बुक थी भाई? और ये इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी बुक थी ये? किरातार्जुन नियम आपके भारवी की, जो इनके क्या थे भाई? संस्थापक थे। कौन थे इनके? संस्थापक थे। जैसे देखो पल्लव वंश के ना, जैसे प्रारंभिक पल्लव थे जो
सिंह वर्मन तो आपने कर लिया भाई, सिंह विष्णु इन्हीं को बोला जाता था और सिंह वर्मन भी इन्हीं को बोला जाता था। जो सिंह विष्णु है ना, ये बाद के पल्लव थे। जो पहले के पल्लव कौन से थे वो कर ले हम एक बार, क्या पता भाई एग्जाम में आ जाए। जैसे है ना, अर्ली पल्लव कौन थे, सिर्फ नाम नाम कर लेंगे, उनके बारे में हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। कौन से थे? जैसे आपके सिंह वर्मन प्रथम थे। कौन थे भाई? सिंह वर्मन प्रथम थे। इनका ये बोला जाता है 275 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इनका काल चलता था। फिर जैसे इनके बाद आगे थे भाई शिव स्कंद वर्मन थे, विजय स्कंद वर्मन थे, पर इनके बारे में ना इनकी तिथि कोई ज्ञात नहीं है। इनके बारे में हर इतिहासकार को थोड़ा सा संदेह होता है। जैसे विजय स्कंद वर्मन थे भाई आपके, स्कंद वर्मन हो गए, विष्णु गोपा प्रथम हो गए। जैसे विष्णु गोपा प्रथम के लिए बोला जाता है कि इनका शासनकाल 350 ईसा पूर्व से लेकर 355 ईसा पूर्व तक था। फिर जैसे कुमार विष्णु प्रथम आ गए, स्कंद वर्मन द्वितीय आ गए, वीर वर्मन आ गए भाई, स्कंद वर्मन तृतीय थे, सिंह वर्मन द्वितीय थे, स्कंद वर्मन चतुर्थ थे, नंदी वर्मन प्रथम थे। उनके बाद जो आपके कुमार विष्णु द्वितीय थे, बुध वर्मन थे, कुमार विष्णु द्वितीय थे, सिंह वर्मन तृतीय थे। ठीक है, इनके बाद फिर कौन से आ जाते हैं भाई, आपका जो पल्लव वंश आपके सिलेबस में है, एग्जाम्स में जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो आता है। पर कभी कभी है ना भाई पीसीएस लेवल पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पहले के पल्लव थे उनके बारे में। लेकिन आपके सीजीएल हो गया या सीईटी हो गया, इनमें थोड़ा सा आपका यही आएगा बाद के पल्लव। ठीक है, जैसे बाद के पल्लव में कौन कौन से आगे भाई उनकी कर ले, बाद के पल्लव की। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं लेटर पल्लव कर लेते हैं। ठीक है, लेटर पल्लव में कौन कौन से थे आपके? सिंह विष्णु थे पहले तो भाई। कौन थे? सिंह विष्णु आए। सिंह विष्णु का काल कब से कब तक माना जाता है? 575 से 600 ईस्वी तक ना। ठीक है, फिर जैसे आपके महेंद्र वर्मन आए, महेंद्र वर्मन आगे, महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इनके बाद आगे थे भाई नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन आगे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम आगे थे। इनके बाद आगे थे महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन आगे थे? महेंद्र वर्मन द्वितीय आगे थे। इनके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद आगे थे भाई परमेश्वरम वर्मन प्रथम आगे थे। इनके बाद आगे थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, जिनको आप राजा सिंह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? राजा सिंह के नाम से किसको जानते हैं? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। ठीक है, अदर नेम क्या था इनका? राजा सिंह, इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, फिर आपके जैसे उनके बाद आगे थे परमेश्वरम द्वितीय। कौन आगे थे? परमेश्वरम वर्मन द्वितीय। ये कौन थे भाई? आपके पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, और जैसे वास्तविक संस्थापक किनको बोला जाता है भाई? सिंह विष्णु को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को। किसको बोला जाता है भाई? सिंह विष्णु को। तो चलो हम इनके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे भाई देखो महेंद्र वर्मन प्रथम है जो, कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। इनके बारे में और तो बाकी हम नोट्स में करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं भाई। इनको है ना उपाधियां मिली थी। कौन कौन सी उपाधि मिली थी भाई इनको? जैसे मिली थी इनको एक तो मत विलास की उपाधि मिली भाई। विचित्र चित्र की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? विचित्र चित्र की उपाधि मिली। और गुण भर भी इनको बोला गया। और क्या बोला गया भाई? गुण भर भी इनको बोला गया। जैसे ना इनकी बुक्स हैं महेंद्र वर्मन के, उसमें बुक्स थी जो, वो कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी मत विलास ही। ठीक है, मत विलास प्रहसन, अगर बुक का नाम आ जाए मत विलास प्रहसन, किसकी थी? महेंद्र वर्मन की थी। और है ना इनको उपाधि मिली थी, पीछे से प्रहसन हटा दो, मत विलास। ठीक है, जैसे ना ये स्टार्टिंग में मानते थे धर्म में जैन धर्म को। पहले ये किसको मानते थे? जैन धर्म को। बाद में किसको मानने लगे भाई? लेटर इन्होंने ये शैव धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया था। किन्होंने? महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, बाद में इन्होंने किस, एक है ना इनको संत मिले थे अप्पार नाम से, जो एक संत मिले थे अप्पार। ठीक है, ये याद रखना। इनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने शैव धर्म अपनाया था। जैसे फिर देखो भाई नरसिंह वर्मन प्रथम थे। कौन थे भाई?
नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इनके बारे में ये बोला जाता है, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखो हेनसांग थे, हेनसांग ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री हेनसांग थे किसके शासन काल में आए थे, किसके शासन काल में आए थे भाई, वो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। लेकिन अगर आपको हर्षवर्धन ऑप्शन में ना हो, हर्षवर्धन ऑप्शन में ही ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि हेनसांग किनके शासन काल में आए थे भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में आए थे। तो यानी कि ये क्या थे? हर्षवर्धन के समकालीन हो गए एक तरह से, हर्षवर्धन के समकालीन हुए ना भाई, ठीक है, यानी कि 600 के आसपास थे ये, ठीक है। जो हेनसांग है, अब हम करते हैं, अब हेनसांग इनके समय भारत आए, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेनसांग को क्या बोला जाता है भाई? यात्रियों का राजकुमार, यानी कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इनकी बुक कौन सी थी? सीयू की, ये थी ना। जो ये नरसिंह वर्मन प्रथम हैं, इन्होंने ना कुछ मंदिर बनवाए थे। जैसे कौन सा मंदिर बनवाया भाई? आपका महाबलीपुरम मंदिर है जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है? एक महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? महाबलीपुरम मंदिर, ठीक है। जैसे इसी मंदिर को हम एकाशम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एकाशम क्यों बोला जाता है भाई? एकाशम क्यों बोला जाता है? चट्टान को काटकर बनाया गया था। इसमें ना एक मंदिर है रथ मंदिर, ठीक है। वैसे तो ना कई ये बोलते हैं कि यहाँ पे 7 रथ थे, इन रथों की संख्या 7 है, पर कई जगह आपको 5 मिलेगी। ये ना आपके जो पांडव थे उनके नाम पर रखे गए थे। जैसे है ना, इन रथ में जो सबसे बड़ा रथ है वो किसके नाम पर है? जो आपके धर्मराज थे, कौन? युधिष्ठिर, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो द्रौपदी के नाम से था। वो किसके नाम से था भाई? सबसे छोटा द्रौपदी के नाम से था। सबसे छोटा रथ किसके उस पे था? द्रौपदी के उस पे था, ठीक है। इन चीजों को याद रखना आप। जैसे इनको उपाधि कौन सी मिली थी? इनको उपाधि कौन सी मिली थी भाई? इनको उपाधि मिली थी वातापी कोंड। वातापी कोंड की उपाधि इनको क्यों मिली थी भाई? जो आपने गुजरात का शासक था जिसने हराया था किसको? हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य के जो बादामी के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और जो ये चालुक्य के बादामी के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इनको हरा दिया था नरसिंह प्रथम ने। जो नरसिंह प्रथम थे, इन्होंने किसको हराया भाई? जो आपके बादामी चालुक्य के थे, इनके राजा थे, कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। इनको हरा दिया था। किसने हरा दिया भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने जब इनको हराया तो इनको किस चीज की उपाधि मिली थी? वातापी कोंड की उपाधि मिली थी। तो ये उपाधि किसको मिली थी? वातापी कोंड, क्योंकि वातापी क्या था? पुराना बादामी का ही नाम था, ठीक है। यानी कि वातापियों पे विजय के उपलक्ष्य में जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे उनको कौन सी उपाधि मिली थी? वातापी कोंड की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी भाई? वातापी कोंड की उपाधि मिली थी। जैसे देखो, फिर सिंह विष्णु थे, उनके बाद महेंद्र प्रथम आए, नरसिंह प्रथम कर लिए हमने। फिर उनके बाद कौन आगे थे? महेंद्र वर्मन द्वितीय आगे थे भाई। उनके बाद कौन आगे थे आपके? जो ये आपके ये राजा करवाए हैं ना, जो है ना, ये महेंद्र वर्मन द्वितीय है और परमेश्वरम वर्मन प्रथम है। इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया भाई, इनके बारे में ना ऐसे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा खास काम नहीं किया था। इनके बाद हम करेंगे कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब हम किसको करेंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। अब देखो इनके बारे में क्या था भाई? जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था ना, किस पे? भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, उस टाइम साउथ में कौन राजा थे? देखो, अरबों ने आक्रमण कहाँ किया था? अरबों ने आक्रमण किया था आपके इस एरिया पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया पे आक्रमण किया था। लेकिन भाई नॉर्थ वेस्ट में तो शासक चल रहे थे, अब नीचे की तरफ भी तो शासन चल रहा था, नीचे भी तो कुछ राजा थे। तो तब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो नीचे किसका शासन काल चल रहा था? पल्लवों पे। तब चल रहा था नरसिंह वर्मन द्वितीय का। किनका चल रहा था भाई?
नरसिंह वर्मन द्वितीय का चल रहा था। जैसे इनके एक दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि थे कौन? दंडी। कौन थे भाई? दंडी। जो ये दंडी है, इनकी एक बुक बहुत फेमस है भाई। कौन सी बुक है इनकी फेमस? दश कुमार चरित्रम। कौन सी बुक है भाई? दश कुमार चरितम। किनकी बुक थी ये? दंडी की बुक थी। जैसे ना इन्होंने जो नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने एक तो कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था भाई? कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, जो ये कैलाश, कांची का कैलाश मंदिर है, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर। किस नाम से जानते हैं भाई? राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, इसका निर्माण किस उस पे हुआ था भाई? इस मंदिर का निर्माण हुआ था आपकी द्रविडियन शैली, क्योंकि साउथ में कौन सी शैली चलती थी आपकी? द्रविडियन शैली ना, द्रविड़ स्थापत्य शैली कह दो, स्थापत्य शैली। ठीक है, इसका निर्माण इस पे हुआ था। देखो भाई, जैसे ये शैलियां थी जो हमने किया था कि भाई नॉर्थ में कौन सी चलती थी? नागर शैली थी। साउथ में कौन सी चलती थी आपकी? द्रविड़ शैली थी। अब है ना, इन दोनों के बीच का भी तो कुछ मिक्सचर होगा ना, इन दोनों के बीच का मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे समझो, ये मान लो आपकी नागर शैली है, ये कौन सी है? नागर शैली है। ठीक है भाई, ये आपकी कौन सी शैली होगी? द्रविड़ शैली होगी। जो इनका ये यूनियन है, यूनियन क्या? इनका इंटरसेक्शन है, जिसमें आपकी नागर शैली भी आ गई और द्रविडियन शैली भी आ गई। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है भाई बेसर शैली। किस नाम से जाना जाता है इसको? बेसर शैली के इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, जैसे कांची का इन्होंने और क्या बनवाया भाई? इन्होंने और मंदिर भी बनवाए, जैसे आपका कांची का बैकुंड मंदिर था, और कौन सा मंदिर था? बैकुंड मंदिर हो गया। ठीक है, और इनके अंतिम राजा कौन थे भाई? अपराजित वर्मन। कौन थे इनके अंतिम राजा? अपराजित वर्मन। ये हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब चलो इसके हम नोट्स कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं। दक्षिण भारत में प्रमुख कई राजवंश हुए, जिसमें से कुछ कौन से थे भाई? आपके चेर, चोल, पांड्या, पल्लव थे, सातवाहन थे, राष्ट्रकूट थे, काकतीय, होयसाल, विजयनगर हो गया, बहमनी सल्तनत। ये आपने कर लिए। देखो अब दक्षिण भारत का ऐतिहासिक आख्यान 4 सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय तक फैला हुआ है, जिसमें कई राजवंशों और साम्राज्यों का उतार चढ़ाव शामिल है। दक्षिण भारत का इतिहास लौह युग, यानी कि जो आपका 1200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व तक में शुरू हुआ, उसके बाद आपका संगम काल आ गया था। ठीक है, जिसको हम 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। फिर आपका दक्षिण कालीन मध्य भारत 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला हुआ था भाई। ठीक है, इस दौरान कौन कौन से आपके सल्तनत आए भाई? जैसे चेरा आ गए थे, चोल आ गए थे, पांड्यन आ गए थे, या इनको ही पांड्या बोल देते हैं, त्रावणकोर आ गया था, कोचीन, जैमोरिन, कोलाथुनाडु आगे थे, चालुक्य आगे थे, पल्लव, सातवाहन हो गए थे भाई, राष्ट्रकूट हो गया, पश्चिमी गंग हो गया, या जिनको गंग वंश के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? गंग वंश के नाम से भी जानते हैं भाई। आपके काकतीय हो गए, होयसला हो गए, या हम इनको होयसाल भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, रेड्डी हो गए, सेउनस, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत, ये राजवंश आ गए थे भाई साउथ में। ये चल रहे थे इस टाइम पे, जब नॉर्थ इंडिया में वो सब चल रहे थे। देखो अब आगे भाई, जो चेरा साम्राज्य है, ये दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक था। यह पश्चिमी तट पर फला फूला, और इसकी राजधानी कौन सी थी? वांचू, जो आज के दिन करूर नाम से जानी जाती है। ठीक है, चेरा अपने व्यापक व्यापार नेटवर्क, समुद्री कौशल के लिए जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे भाई? चेरा साम्राज्य के लोग। किसके लिए जाने जाते थे? समुद्री व्यापार के लिए। ठीक है, जो चेर थे, इनकी अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ दी भाई। तंजावुर किसकी राजधानी थी? तंजावुर किसकी राजधानी, जिसको हम तंजौर भी बोलते हैं, चोलों की राजधानी थी। और चोलों के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। तंजावुर में अपनी राजधानी के साथ चोल क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, जिनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला। पल्लव राजवंश, जिनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, ये भी कहाँ थी? तमिलनाडु में। और आपका जो तंजौर एरिया है, ये भी कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में ना।
अपनी वास्तुकला के चमत्कारों के लिए जाना जाता है, जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर थे। जैसे कौन कुत्ता आपका, ये आपका भाई कैलाश मंदिर था, महाबलेश्वरम मंदिर था। महाबलेश्वरम मंदिर को हम एकाशम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चट्टानों को काटकर ही बनाया गया था। जैसे वर्तमान कर्नाटक में केंद्रित गंग राजवंश है। कर्नाटक में एक और राजवंश कौन सा था? हमने कर्नाटक में चालुक्यों के 2 किए थे ना, कौन कौन से किए थे? एक तो था आपका वतापी के, और दूसरा कौन सा था आपका? एक थे वतापी के जो नीचे की तरफ थे, और दूसरे कौन से थे भाई आपके? जो आपके ये थे कल्याणी के। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य हमने कर लिए थे। वहीं पे एक और राजवंश कौन सा था? गंग राजवंश। कर्नाटक में एक और राजवंश कौन सा था? गंग राजवंश। ठीक है, कर्नाटक में हम इसको प्लॉट कर ही लेते हैं भाई। यहाँ पे एक और राजवंश कौन सा चल रहा था? ग्रीन से कर दें। यहाँ पे एक और राजवंश कौन सा चल रहा था? गंग वंश। कौन सा चल रहा था भाई? गंग वंश। ठीक है, कौन सा चल रहा था? गंग वंश। बादामी को अपनी राजधानी बनाने वाले चालुक्य राजवंश ने दक्षिण और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला। जो बादामी है इसी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? वतापी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, अपने पीछे शानदार मंदिर और वास्तुकला छोड़ी। वर्तमान कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रकूट, आपको बताया था मैंने, राष्ट्रकूट वंश कहाँ था आपका? महाराष्ट्र में था। कला, साहित्य और मूर्ति कला के संरक्षण थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान कर्नाटक में केंद्रित, और कर्नाटक में एक और राजवंश कौन सा था? होयसल राजवंश। ये भी प्लॉट कर देते हैं भाई। कर्नाटक में और कौन सा था? होयसाल था। और कौन सा राजवंश था भाई आपका? होयसाल राजवंश। ये भी कहाँ था आपका? कर्नाटक में। कहाँ था भाई? कर्नाटक में। ठीक है, विशेष रूप से जैसे बेल्लूर एरिया हो गया, हेले बिंदु एरिया हो गया, और सोमनाथपुर हो गया। ये क्या है भाई? इनके मंदिरों के लिए आज भी जाने जाते हैं। ठीक है, बेल्लूर का मंदिर हो गया, हेले बिंदु मंदिर हो गया, सोमनाथ का मंदिर हो गया। तेलंगाना, आज का तेलंगाना है, लेकिन पहले तो वो आंध्र प्रदेश का ही एरिया था भाई। पर शासन करने वाले काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश कहाँ थे भाई? जो आपका आज के दिन तेलंगाना है, यहीं बना दूं। ये आपका आंध्र प्रदेश था, यहाँ क्या आपका तेलंगाना। यहाँ पे कौन सा था भाई आपका? काकतीय राजवंश। कौन सा था? काकतीय राजवंश। कहाँ था आपका? आज के तेलंगाना में। विशेष रूप से वरंगल किले और कई मंदिरों के निर्माण के माध्यम से हम इनको जानते हैं। इस समय के दौरान लोग कृषि, मछली पकड़ना, बुनाई और धातु कर्म में लगे हुए थे, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर योगदान दे रहे थे। धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे प्रकृति, पूर्वजों और शिव और विष्णु जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा यहाँ आम थी। मंदिर पूजा और सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण स्थान थे। राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विवादों से निपटने के लिए सुव्यवस्थित क्या थी भाई? न्यायिक प्रणालियां थी। न्यायाधीश उस समय के कानूनों और रीति रिवाजों के आधार पर निर्णय लेते थे। ठीक है भाई, जो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उसके आधार पर वो क्या करते थे? जस्टिस करते थे। दक्षिण भारत के इतिहास में चेर, चोल, पांड्य विभिन्न साम्राज्यों का उत्थान और पतन भी देखा गया, जिसमें प्रत्येक ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। अन्य जो थे वो कौन थे आपके? पल्लव हो गए, कदम्ब हो गए, गंग हो गए, चालुक्य, राष्ट्रकूट हो गए, होयसल हो गए, और आपके काकतीय थे। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने से हमें इसके विविध संस्कृति, परंपराओं और कला, साहित्य और व्यापार में इसके योगदान को समझने में मदद मिलती है, और हमें उस समृद्ध विरासत को याद दिलाता है जो आज भी हम लोगों को प्रेरित करती है। आपने साउथ में मंदिर देखे हैं भाई, बहुत सुंदर है। साउथ मंदिरों के लिए जाना जाता है भारत में। पल्लव साम्राज्य दक्षिण भारत में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरे। इनकी उपस्थिति 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती। ये कौन से थे भैया आपके जो पहले के पल्लव थे? ये इतने समृद्ध नहीं थे। वास्तविक संस्थापक हम सिंह विष्णु को मानते हैं, जो लेटर पल्लव्स थे।
पल्लव राजवंश ने लगभग 500 वर्ष तक अपने शासन का संचालन कुशलतापूर्वक बनाए रखा। सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लवों को प्रमुखता मिली। किनके पतन के बाद प्रमुखता में आए थे भाई? ये सातवाहनों के पतन के बाद आए थे। पल्लवों ने सातवाहन वंश को सामंतों के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, पल्लव किनके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत कौन थे? पल्लव थे। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लव राजवंश एक प्रमुख शक्ति बन गया था और 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों को अंततः पराजित किया गया था। किन्होंने कर दिया था भाई? आदित्य प्रथम ने। ठीक है, पल्लवों को पराजित कर दिया था। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शासन किया। 7वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के 3 प्रांतों ने अधिकार और आधिपत्य की इच्छा रखते हुए उन्होंने बादामी के चालुक्य, जो आपको बताया था, वतापी बादामी बोथ आर सेम। वतापी इज ओल्डेस्ट नेम एंड बादामी इज प्रेजेंट नेम। मदुरई के जो पांड्य थे, ठीक है, कांचीपुरम के पल्लवों ने पल्लव साम्राज्य पर शासन किया। पल्लव वंश के 5वें राजा कौन थे भाई? कुमार विष्णु प्रथम। कुमार विष्णु प्रथम कौन थे? जो पहले पल्लव थे उनके राजा थे। ठीक है, जो पहले पल्लव थे उनके राजा कौन थे? कुमार विष्णु प्रथम के शासन काल में पल्लवों ने चोलों से कांची पर कब्जा किया। ठीक है, किसके टाइम पे? जो आपके अर्लियर पल्लव थे कुमार विष्णु प्रथम, इनके टाइम पे इन्होंने किस पे कब्जा कर लिया था भाई? पल्लवों ने कांची पर कब्जा कर लिया था, जिस पर अधिकार किसका था? चोलों का अधिकार था। इसका परिणाम हमें कहाँ मिलता है? एक शिलालेख पे मिलता है, जिसको हम बोलते हैं वेलूर पल्लायम। क्या बोलते हैं? वेलूर पल्लायम। ठीक है, एक शिलालेख है वेलूर पल्लायम। यहाँ से हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जो अर्लियर कुमार विष्णु प्रथम पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने चोलों से कांची छीन ली थी, कांची पर अपना अधिकार कर लिया था। कांची शिलालेखों में पल्लवों की राजधानी के रूप में है। कांची शिलालेख में हमें क्या मिलता है कि भाई पल्लवों की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। क्या है राजधानी? कांचीपुरम। चोलों ने 4वीं शताब्दी के मध्य में कांची से पल्लवों को खदेड़ दिया। उस समय पल्लव वंश पर पल्लव वंश के 10वें राजा कौन थे? विशुगोपा थे, उनका शासन चल रहा था। इस टाइम पे क्या हुआ भाई? चोलों ने वापस, भाई देखो दोनों पास पास थे, यहाँ चोल थे, यहाँ आपके पल्लव थे। कभी ये यहाँ आ जाते थे, कभी ये यहाँ आ जाते थे, दोनों का रूट ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, पल्लव विभिन्न समय में प्रमुख राज्यों के साथ संघर्ष में थे। प्रारंभिक पल्लवों और कदम्बों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए एक प्रतियोगिता मौजूद थी। कई कदम शिलालेख पल्लव कदम शत्रुता का विवरण करते हैं। जैसे विष्णुगोपा वर्मन द्वितीय थे, जो इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ? तमिल देश के ऊपर कालाभ्र आक्रमण के कारण पल्लवों का राजनीतिक अपेक्ष मिला। ठीक है, किसके आक्रमण के कारण? कालाभ्र आक्रमण के कारण भाई। 6वीं शताब्दी के अंत में पल्लव सिंह विष्णु आ गए। अब आपके जो इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। क्या बोलते हैं इनको हम भाई? वास्तविक संस्थापक। किनको बोलते हैं हम वास्तविक संस्थापक? रियल फाउंडर किनको बोलते हैं भाई? इनको बोला जाता है। सिंह विष्णु ने कालभ्रस के खिलाफ एक आक्रमण किया। कौन थे भाई? ये तमिल देश के ही थे। ठीक है, पांड्य शासकों ने भी इसका अनुसरण किया। तत्पश्चात तमिल देश को उत्तर में पल्लवों के बीच विभाजित किया गया, जिसमें कांचीपुरम उनकी राजधानी थी और दक्षिण में पांड्यों के साथ मदुरई उनकी राजधानी थी। ठीक है, दक्षिण में पांड्यों के साथ मदुरई थी और आपकी कांचीपुरम किसकी थी भाई? पल्लवों की थी। पल्लवों की भाषा तमिल, संस्कृत और प्राकृत थी। कैसी थी भाई? तमिल, संस्कृत और प्राकृत थी। तमिल पल्लवों द्वारा अपने शिलालेखों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य भाषा थी। कौन सी थी? तमिल। ठीक है, हालांकि कुछ अभिलेखों में संस्कृत भाषा में बने हुए वो भी प्रमाण मिलते हैं। परमेश्वरम प्रथम, ये भी कौन थे भाई? आपके जो परमेश्वरम प्रथम है, इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हमें खास मिलता है, 1-2 पॉइंट्स ही मिलते हैं। के समय अभिलेखों के एक भाग को संस्कृत में और शेष को तमिल में अंकित करने की प्रथा प्रचलित थी। अगर क्वेश्चन आ जाए किस पल्लव राजवंश के या किस पल्लव राजा के समय में एक भाग संस्कृत में और अन्य भाग
तमिल में अंकित करने की प्रथा प्रचलित थी, हम किस में कहेंगे भाई, परमेश्वरम प्रथम के टाइम पे। किसके टाइम पे थी, परमेश्वरम प्रथम के टाइम पे थी। पल्लवों द्वारा ब्राह्मी लिपि का उपयोग भी किया जाता था। किस लिपि का उपयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि का। सभी ताम्रप्रत अभिलेख जैसे कासागुडी हो गया आपका, तंदतोत्तम हो गया, पट्टाटलम मंगलम हो गया भाई, उदयदिराम हो गया, वेलूर पल्लायम हो गया, ये क्या थे, संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में निर्मित किए गए थे। कौन कौन से, कासाकुड्डी, तंदतोत्तम, पट्टाटलंगमम मंगलम। ठीक है भाई, कौन सा था, इंग्लिश में लिख दूं क्या, पट्टाट टट मंगलम। ठीक है, उदयदिराम था, वेलूर पल्लायम था, ये किस में थे, संस्कृत एंड तमिल इन बोथ। ठीक है, सिंहवर्मन प्रथम आए जो, इनका शासन काल देखो, ये कौन है भाई, ये अर्ली हैं, ये आपको मैं अर्लियर करवा चुकी हूं, तो सिर्फ इनके नाम कर लेते हैं। कौन कौन से थे, सिंहवर्मन प्रथम थे, कुमार विष्णु प्रथम थे, स्कंदवर्मन द्वितीय थे, वीरवर्मन थे, स्कंदवर्मन तृतीय थे, और के नाम आपको मैं बता चुकी हूँ, तो रिपीट करना इतना जरूरी नहीं है। जो महेंद्र वर्मन प्रथम ने पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया और उनका शासनकाल सबसे महान संप्रभुओं में से एक था। ठीक है, जैसे उन्होंने ठोस मंदिर वगैरह जो बनवाए थे, दक्षिण भारत में सबसे अलंकृत स्मारक मंदिर ठोस चट्टानों को तराशे गए कलाकृतियां में इनके शासन की तहत पेश की गई थी। उनसे मत विलास प्रहसन नाटक भी लिखा गया था, ये आपको मैं बता चुकी। और जो ये मत विलास थी, जो ये मत विलास है, अकेली मत विलास, ये क्या थी भाई, जो आपके ये महेंद्र वर्मन प्रथम है, ये इनकी उपाधि भी थी। ठीक है, पल्लव साम्राज्य ने क्षेत्र और प्रभाव दोनों में प्रसिद्ध हासिल की। ठीक है, 6ठी शताब्दी के अंत तक सिलोन और मुख्य भूमि जैसे तमिल कक्कम के राजाओं को हराकर एक क्षेत्रीय शक्ति बन गया था। कौन बन गया था, पल्लव वंश बन गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम और परमेश्वरम वर्मन प्रथम सैन्य और स्थापत्य दोनों क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। नरसिंह वर्मन जो द्वितीय आए थे भाई, उन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शोर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था। जैसे देखो भाई, सिंह विष्णु रियल फाउंडर बोला जाता है। फिर आपका महेंद्र वर्मन प्रथम था, जिसका काल कब से कब तक है, 600 से 630 ईस्वी तक आएगा भाई। ये सब पूर्व क्यों चल रहा है, ठीक है। फिर आपके नरसिंह वर्मन प्रथम आगे थे, महेंद्र वर्मन द्वितीय थे भाई, परमेश्वरम प्रथम थे। फिर आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, परमेश्वरम द्वितीय थे। ठीक है, जैसे इनके लास्ट शासक किनको बोला जाता है भाई, इनके लास्ट शासक बोला जाता है अपराजित वर्मन को। जैसे सिंह विष्णु थे भाई, इन्होंने 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक पल्लव साम्राज्य पर शासन किया था। उन्हें पल्लव वंश का क्या बोला जाता है भाई, रियल फाउंडर बोला जाता है। काल भ्रष्ट को इन्होंने हराया था और सिंह विष्णु द्वारा इनको पराजित किया गया था। किसको हराया था भाई, काल भ्रष्ट को। पल्लव साम्राज्य उनके शासन काल में कावेरी नदी तक फैला था। उन्होंने चोलों के खिलाफ भी लड़ी और उनको हरा दिया। फिर आपके कौन आगे भाई, महेंद्र वर्मन आगे। महेंद्र वर्मन ने कलारभों को हराकर पल्लव साम्राज्य को फिर से स्थापित किया, जो किसके पुत्र थे, सिंह विष्णु के पुत्र थे। महेंद्र वर्मन एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने विचित्र चित्रा और महाविलास प्रहसन, ये आपको करवाया ना मैंने, ये नामक रचनाएं की थी। इन्होंने महाबलीपुरम प्रकाश स्तंभ और इस मंदिर का इन्होंने निर्माण भी करवाया था। कांची का विश्वविद्यालय का निर्माण किन्होंने करवाया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। किन्होंने करवाया था भाई, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस किस का निर्माण करवाया भाई, महाबलीपुरम प्रकाश स्तंभ का, कांची विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। कांची विश्वविद्यालय में आपको वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संगीत और नृत्य, पेंटिंग की शिक्षा दी जाती थी। किस किस की शिक्षा दी जाती थी, वेदों की शिक्षा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संगीत और नृत्य एवं पेंटिंग। महेंद्र वर्मन प्रथम पालव शासकों में शैल्याकृत स्थापत्य के प्रणेता थे। महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन धर्म के संरक्षण थे, बताया था ना कि भाई अपार के प्रभाव में आ गए थे, तो इन्होंने फिर शैव धर्म को अपना लिया था। उनके काल में चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इन्होंने पल्लव साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया था भाई, पल्लव साम्राज्य पर इन्होंने आक्रमण किया था। किन्होंने आक्रमण किया था, आपके महेंद्र वर्मन ने। लेकिन है ना, जो नरसिंह वर्मन थे एक्चुअल में इनको हराया था। ठीक है भाई, नरसिंह वर्मन प्रथम
हैं इनका शासनकाल कब आता है भाई? 630 से 668 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लवों में सबसे महान माने जाते हैं। नरसिंह वर्मन को महल्ला और ममल्ला क्या बोला जाता है भाई? महामल्ला और ममल्ला किनको बोला जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम को क्या बोला जाता है भाई? महामल्ला और ममल्ला भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। इन्होंने किसको पराजित किया था भाई? पुलकेशिन द्वितीय को। लेकिन उस टाइम शासन काल किसका चल रहा था? देखो अभी पीछे आया था ना कि भाई जो महेंद्र वर्मन है इनके टाइम पे एक और चीज हुई थी कि इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को एक्चुअल में हराया किसने था भाई? किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। और यहीं पर इनको किस चीज की उपाधि मिली थी? वातापी कोंडा की उपाधि मिली थी। किस चीज की उपाधि मिली थी भाई? वातापी कोंडा की। वातापी मीन्स क्या था? जो ये चालुक्य थे ये वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, जो ये पुलकेशिन द्वितीय है ये कौन से चालुक्य थे भाई? वातापी या बादामी। ठीक है, बोथ आर सेम। ये वहां के चालुक्य थे। ठीक है, इनको किन्होंने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था। और इसी के इनको हराने के उपलक्ष्य में ही इनको किस चीज की उपाधि मिली थी भाई? वातापी कोंडा की उपाधि मिली थी। इसमें चोलों, चेरों और पांड्यों को भी परास्त किया था। किन्होंने किया था भाई? पल्लवों ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका में एक नौसैनिक अभियान भेजा और सिंहली के राजकुमार मणिवर्मा को मुक्त करवाया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाए आपके कि भाई किन्होंने श्रीलंका में एक नौसैनिक अभियान किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। इन्होंने उस टाइम क्या किया था? जो सिंहली एरिया था उसका जो राजकुमार था मणिवर्मा, उनको इन्होंने वहां से आज़ाद करवाया था। ठीक है, उन्होंने जो मामल्लपुरम है या महाबलीपुरम शहर की स्थापना किन्होंने करवाई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, लगभग 640 ईस्वी के शासन काल में हेन सांग ने पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था। ठीक है, 640 ईस्वी में। और 644 ईस्वी में तो शायद हेनसांग वापस ही चला गया था 645 में। ठीक है भाई, और अगर एग्जाम में आ जाए आपके हर्षवर्धन ना आए तो आप क्या करोगे? नरसिंह वर्मन प्रथम करोगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने राज्य में रहने वाले लोगों को खुशहाल बताया। किन्होंने बताया? हेनसांग। इनकी बुक कौन सी थी? सी यू की। ठीक है, अप्पार जो एक संत थे शैव धर्म के, सिरुथोंदर और तिरुगना समंदर जैसे महान नयनार संत उनके शासनकाल में रहते थे। अप्पार के ही उसमें प्रभाव में आके तो इन्होंने फिर क्या कर लिया था भाई? शैव धर्म को अपना लिया था। फिर आगे भाई आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्होंने परमेश्वरम जो आपके परमेश्वर वर्मन था उनको सिंहासन पर बैठाया। इसने 695 ईस्वी से लेकर 722 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने राज सिंह पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? आपके जो नरसिंह वर्मन थे उनके शासनकाल के दौरान दूतावासों को चीन भेजा गया। शंकर भक्त, व्या विद्याधार हो गया, आगम प्रिया जैसी उपाधियां इन्होंने ग्रहण की। कौन कौन सी? शंकर भक्त की, वाद्य विद्याधारा की और आगम प्रिया की उपाधियां किन्होंने धारण की भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम और मामल्लपुरम या सेवने पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेवन पगोड़ा हो गया, मामल्लपुरम हो गया या महाबलीपुरम हो गया, तीनों सेम ही है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था भाई। इनमें राज सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। आदि वराहा में पेरुमल गुफा मंदिर महाबलीपुरम के सबसे पुराने वास्तुशिल्प स्थलों में से एक है। आदि वराहा में किसका जिक्र किया गया है? पेरुमल गुफा मंदिर, जो किसके अंदर है भाई? आपके महाबलीपुरम मंदिर के अंदर है। ठीक है, फिर भी यह सबसे कम देखा जाता है। वास्तविक मंडप वर्तमान संरचनाओं के पीछे है। यह पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, जो आपका ये महाबलीपुरम मंदिर है ये बनना तो स्टार्ट हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के टाइम पे, लेकिन पूरा कब हुआ था भाई? आपके जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे उनके टाइम पे हुआ था। इस मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु थे, इसलिए इनका नाम वाराह मंदिर है।
ठीक है। कौन सा? महाबलीपुरम का जो आपका ये वाला मंदिर है ना, पेरुमल गुफा मंदिर, इसका दूसरा नाम क्या है? वराह मंदिर, क्योंकि वराह विष्णु का क्या था भाई? दूसरा नाम था। यह वैष्णव ग्रंथ का अनुसरण करता है। मंदिर में गृह प्रवेश के रूप में पल्लव राजाओं की 2 मूर्तियां हैं, उनमें से एक सिंह विष्णु है और दूसरे कौन है भाई? आपके महेंद्र वर्मन प्रथम, क्योंकि और उनकी पत्नियों के साथ है, ठीक है। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। पंचरथ यानी कि 5 रथ, या हम इसको 7 रथ मंदिर भी बोल देते हैं, ठीक है। यह मूल रूप से एक अखंड शैलकृत संरचना है। यह महाभारत के 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी से संबंधित है। सबसे बड़ा रथ किसके नाम पे है? युधिष्ठिर के नाम पे, और सबसे छोटा द्रौपदी के उस पे, ठीक है भाई। प्रत्येक रथ एक दूसरे से अलग तरह से संरचित है इनका, लेकिन इनका निर्माण बहुत लंबे पत्थर पर किया गया है। इनका ठीक है। इन मूर्तियों की दीवारों को खूबसूरती से उकेरा और सजाया गया है। परिसर में एक सुंदर नक्काशीदार अखंड यानी कि ऐरावत यानी कि एक हाथी और नंदी भगवान शिव का बैल स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। इनका निर्माण किन्होंने करवाया था भाई? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम की मृत्यु के कारण कभी भी पूरा नहीं हुआ था, ठीक है भाई। जो ये थे आपके, जो ये बन रहे थे रथवथ इस टाइम पे, इसलिए इसे मंदिर नहीं माना जाता जो आपके ये रथ हैं, हालांकि ये मंदिर जैसा ही दिखता है। फिर आपको शौर मंदिर करवाया था मैंने, जहाँ 7 शिवालयों की एक शेष संरचना के लिए माना जाता है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण, समुद्र वायु और नमकीन लहरों के पक्षी प्रभाव के कारण इसकी सुंदरता क्या है भाई? अतुलनीय है। यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान लगभग 700 से 728 ईस्वी में बनाया गया था। कौन सा भाई? आपका जो शौर मंदिर है, वो जो आपका ओलंकेनेश्वर मंदिर है, जिसको हम ओलंकनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है इसका भाई? ओलकनाथ मंदिर। इसमें शिव के तीसरे नेत्र को भी दर्शाया गया है। शिव के तीसरे नेत्र को किस में दर्शाया गया भाई? जो आपका ओलकनेश्वर मंदिर है, अलख निरंजन से याद कर लो, ठीक है। इसमें शिव के तीसरे मंदिर से, शिव के तीसरे नेत्र से दर्शाया गया है। इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ओलकनाथ मंदिर है। यह शौर मंदिर के लगभग उसी समय बनाया गया था। यह एक पहाड़ी पर समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित है, जिसमें पर्यटकों को यह विश्वास हो गया था कि पुराने समय में यहाँ एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता था। जो आपका महाबलीपुरम प्रकाश स्तंभ था, वही उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इसे सीधे महिषा सुरमर्दनी गुफा के ऊपर रखा गया था। कौन सी गुफा के ऊपर रखा गया था भाई? महिषासुरमर्दिनी की। लेकिन ये अलग अलग समय पर बनी 2 अलग अलग संरचनाएं हैं, ठीक है। जो आपका ओलकनेश्वर मंदिर है, ये 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विरासत स्थल में इसको दर्जा प्राप्त है। किसको है भाई? यूनेस्को में, ठीक है। 1984 में आपका जो ये ओलकनेश्वर मंदिर है, ये यूनेस्को की लिस्ट में है। कब आया था ये? 1984 में आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान कांचीपुरम का दौरा करने वाले चीनी भिक्षु जुआनजांग ने बताया कि कांचीपुरम में 100 बौद्ध मठ हैं और 80 मंदिर थे, ठीक है भाई। किन्होंने बताया? एक चीनी भिक्षु थे जुआनजांग, उन्होंने बताया, क्या बताया? कि कांचीपुरम में 100 बौद्ध मंदिर हैं, बौद्ध मठ हैं और 80 मंदिर हैं। किसके टाइम पे थे ये? नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पे थे। कहाँ का दौरा किया था इन्होंने? कांचीपुरम का दौरा किया था भाई। पल्लवों ने शैलकृत स्थापत्य कला से पत्थर, इन्होंने कौन सी शैली अपनाई थी भाई? द्रविड़ स्थापत्य शैली अपनाई थी ना। कौन सी अपनाई थी? द्रविड़ स्थापत्य कला से पत्थर के मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पल्लव निर्माण शुरुआती उदाहरण 610 से 690 तक शैलकृत मंदिर और 690 से 900 के बीच में संरचनात्मक मंदिर हैं इनके, ठीक है भाई। कई शैलकृत गुफा मंदिरों में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के शिलालेख उपलब्ध हैं। कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित। शौर मंदिर, महेंद्रवाड़ी महेंद्र वर्मन द्वारा रोक कट मंदिर हो गया भाई, पल्लव शैली के मंदिरों के बेहतरीन उदाहरण हैं। पल्लव वास्तुकला की उपलब्धियों में ममलापुरम के शैलकृत मंदिर हैं, ठीक है। महाबलीपुरम में रथों के नाम से जाने जाने वाले उत्खनित खंभों वाले होल और अखंड मंदिर वहाँ पे हैं। नावराई के प्रसिद्ध तोंडेश्वरम मंदिर,
त्रिकोणमाली के प्राचीन कोणेश्वरम मंदिर 7वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा संरक्षित और संरचनात्मक रूप से विकसित किया गया था। कौन कौन से भाई? नारवाई के प्रसिद्ध तोंडेश्वरम मंदिर और त्रिकोणमाली के कोणेश्वरम मंदिर। ठीक है भाई। प्रारंभिक मंदिर ज्यादातर शिव को समर्पित थे। श्रीलंका के कैंडी में नालंदा गेडकी का मंदिर एक और है। ठीक है, श्रीलंका में एक और मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था। कौन सा भाई? कैंडी में नालंदा गेडकी का मंदिर। पल्लव काल में सामाजिक संरचना के आर्य संस्कृति, जैसे नॉर्थ में हमारी आर्य संस्कृति चल रही थी, साउथ में हमारी क्या चल रही थी? पल्लव चल रहे थे। पल्लव काल में सामाजिक संरचना ने आर्य संस्कृति के बढ़ते प्रभावों को देखा। आर्य संस्कृति के प्रभाव के कारण ब्राह्मणों की स्थिति, भूमि अनुदान दोनों एक स्थान प्रमुख कर दिया था भाई उनका। पल्लव काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ठीक है, किन का प्रभाव पड़ा भाई? इनकी एजुकेशन पर आर्यंस का प्रभाव पड़ा था। इस शासनकाल के दौरान ब्राह्मणों की स्थिति में काफी वृद्धि हुई और जाति व्यवस्था का कोई प्रचलन नहीं था। साउथ में कांचीपुरम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। कौन सा था भाई? कांचीपुरम था। कांचीपुरम विश्वविद्यालय ने दक्षिण में आर्य संस्कृति के प्रचार और प्रसार में एक महान भूमिका निभाई। किन्होंने निभाई? कांचीपुरम विश्वविद्यालय ने। पल्लव राजा रूढ़िवादी हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स टाइप थे भाई, और शिव और विष्णु की ये लोग पूजा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण पल्लव शासक के दौरान पूरा हुआ। भारवी और दंडी, भारवी बताया था ना, इनके दरबारी कवि थे, उनकी बुक भी आपको बता दी थी। कौन सी थी भाई? जो दंडी की थी बुक थी वो थी दश कुमार चरित्रम, और भारवी की आपको बताई थी मैंने। ठीक है, बड़ा सा नाम था ना, दोबारा देख लो उसको। कहाँ गया? जो भारवी थे इनकी बुक कौन सी थी? कौन सी थी? किरातार्जुन नियम। ये बुक किसकी थी भाई? भारवी की। और दंडी की कौन सी थी? दंडी की कौन सी थी? दश अवतारम। कौन सी थी? दश अवतारम। भाई देखो, इनसे बाहर शायद पीसीएस में भी नहीं आएगा, आपको इतना करवा दिया है पल्लव्स के बारे में। ठीक है, और दंडी की कौन सी थी भाई? दश कुमार चरित्र। कौन सी थी? दश कुमारम चरित्रम। ठीक है, और भारवी की कौन सी थी? अर्जुनायम। ऐसे ही याद किया हुआ है भाई मैंने तो। पल्लव काल में 3 प्रकार के स्थान थे। एक को बोला जाता था उर, जहां पर किसान रहते थे और इनका नेतृत्व मुखिया करता था, जो करों का संग्रह करके सरकार को उसका भुगतान करता था। एक थी आपकी सभा, जो ब्राह्मणों की सभा समिति किसकी होती थी? ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, जिसे अग्रहारा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था भाई? अग्रहारा के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार की भूमि पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। एक थी आपकी नरगम, जो ये नगरम है, ये होती थी आपकी जैसे बनियों टाइप की, व्यापार और धनाढ्य लोग इसमें निवास करते थे भाई। पल्लव काल के दौरान ब्राह्मणों की नीतियां बनाने में जैन और बौद्धों की जगह ले ली। ठीक है, पल्लव काल के दौरान क्या हुआ भाई? ब्राह्मणों ने, क्योंकि ये क्या आगे थे भाई? आर्यंस के प्रभाव में आगे थे। ठीक है, तो उनकी नीतियों में फिर जैन और बौद्धों की जगह कौन ले लेगा? ब्राह्मण ले लेंगे। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता था और उन्हें भूमि और गांव उपहार के रूप में दिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे? ब्रह्मादे। क्या बोलते थे भाई? ब्रह्मादे। ब्रह्मादे किसको बोलते थे? ब्राह्मणों को देना, दान करना, ब्राह्मणों को दान दी गई जमीन। इस अवधि के दौरान वैष्णव और शैव समृद्ध हुए। 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लवों की प्रधानता ने चोलों को एक सीमा राज्य में बदल दिया था। पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन ने वातापी पर हमला किया और चालुक्यों को हरा दिया था। बताया था ना कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। पांड्य, चालुक्य और पल्लवों ने मिलकर कालभ्र का विद्रोह किया और उसको कुचल दिया भाई। जो ये कालभद्र थे, ये बहुत ज्यादा क्रूर राजा थे भाई। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग ने पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया। पल्लव वंश 4वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक दक्षिण भारत में इनका शासनकाल चल रहा था भाई। नरसिंह वर्मन के बाद पल्लव वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया था। चालुक्य सेना, जो चालुक्य थे, उन्होंने पल्लवों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान पल्लव राजा जो नरसिंह वर्मन थे, पल्लवमल, ठीक है, को 3 शक्तियां चोल, पांड्य राष्ट्रकूटों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। अपराजित वर्मन कौन थे भाई? पल्लवों के अंतिम शासक थे। चोल राजा ने उनको युद्ध में पराजित किया और पल्लव शक्ति का इसमें क्या हो गया भाई?
अंत हो गया। ये क्या था भाई, आपका पल्लव वंश था। शायद पीसीएस में भी इससे बाहर नहीं आएगा भाई, तुम कोई एग्जाम दे लेना। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस